हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए, इस हफ्ते जो भी 12 जून से 18 जून तक जो भी बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में नई चीजें हुई है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमारी ऐप आप लोगों को क्या क्या मदद कर रही है। एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है, आप सब लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में अवेयर हैं। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये देखो मात्र कहने का एसएससी है। इसके अंदर जितने भी फैकल्टी हैं वो बिल्कुल बेसिक से इसको शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल हाई लेवल तक उन कंसेप्ट्स को लेके जा रहे हैं। तो एसएससी लेवल, या मैं कहूँ कि ग्रेड बी से रिलेटेड आप कहीं पे भी अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दे रहे हैं आप, ठीक है, इवन मैं कहूंगी कि यूपीएससी जो ईपीएफओ कंडक्ट करता है, वहां की जनरल साइंस के यानी वहां के भी जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इस कोर्स से आप लोगों के कवर हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के जितने भी एग्जाम्स आप लोग देते हैं, उन सभी के लिए ये कोर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके सब कुछ हमने कवर करवाया है। पूरा ही बैच रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। एक कोर्स चल रहा है एसएससी इकोनॉमी का और एक कोर्स चल रहा है एसएससी पॉलिटी का। अगेन मैं यही कहूंगी, नाम मात्र सिर्फ एसएससी है, लेकिन हमने बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक के कंसेप्ट इनके अंदर कवर किए हैं। तीनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% की छूट चाहिए, देन यूज कोड पायल10, ताकि आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल सके। तो आज की दुनिया में देखते हैं कि क्या क्या नई नई न्यूज हम लोगों को जाननी है। एक तो हमारे आरबीआई गवर्नर जो हैं अभी शक्तिकांत दास, जो 25th आरबीआई गवर्नर हैं, उनको अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, किसने दिया है, ये सब बातें हमें करनी है। उसके बाद एनपीसीआई ने रिंग डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म के साथ एक कोलैबोरेशन किया है और यूपीआई की दुनिया के अंदर एक नई क्रांति रिंग प्लेटफॉर्म के लिए आई है। क्या है रिंग, उसको जानेंगे। उसके बाद अगला जो न्यूज हम लोगों को पढ़नी है, पंजाब नेशनल बैंक ने यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है। अभी तक केवल वही लोग यूपीआई का फायदा उठा पाते थे जिनके फोन में इंटरनेट है। ये ऐसी सुविधा है, फोन में इंटरनेट ना भी हो तो भी आपके पैसे इधर से उधर होंगे। उसके बाद आरबीआई कमेटी ने कुछ नए प्रपोजल्स दिए हैं। ठीक है, कि आप अपने नो योर कस्टमर नॉर्म स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हो, कस्टमर सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसके बारे में आरबीआई कमेटी बैठाई है, तो उन्होंने कुछ बताया है। देन आरबीआई कमेटी के क्या क्या रिव्यूज होंगे वो हम जानेंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को अलाउ कर दिया है कि आप रेपो ट्रांजैक्शंस के अंदर कमर्शियल पेपर को भी इंक्लूड कर सकोगे। कमर्शियल पेपर क्या है ये हम जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आईआरडीएआई ने बीमा वाहक गाइडलाइंस के लिए कुछ ड्राफ्ट इशू किया है। बीमा वाहक, इंडिविजुअल बीमा वाहक, कॉर्पोरेट बीमा वाहक, ये सब क्या है इनको जानेंगे। एंड नेक्स्ट न्यूज जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो बैंक निफ्टी है उसका सेटलमेंट जो थर्सडे को होता था, उसका सेटलमेंट एक दिन पोस्टपोन करके फ्राइडे कर दिया है। अब जितने भी फ्यूचर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पहले थर्सडे को एक्सपायर हो जाते थे, अब वो फ्राइडे तक शिफ्ट हो गए हैं। जानेंगे इस न्यूज के बारे में डिटेल में। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉर्टिकल्चर की दुनिया में हिमाचल प्रदेश में $130 मिलियन के लोन एग्रीमेंट को साइन किया है, ताकि हॉर्टिकल्चर की दुनिया के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स हो सके। ठीक है, तो ये आज की क्लास की अपनी न्यूज होंगी, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले अवार्ड क्या मिला है शक्तिकांत दास को, उसको पढ़ते हैं हम। सबसे पहला तो ये है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को अवार्ड मिला है। अवार्ड क्यों मिला है ये जानिए, और कौन सा अवार्ड मिला है। इनको अवार्ड मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर का। अवार्ड कौन सा मिला है, गवर्नर ऑफ द ईयर का। और ये अवार्ड इनको क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने एक तो कोविड पैंडेमिक के अंदर जितने भी क्राइसिस थे उनको अच्छे से मैनेज किया, दूसरा ये इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इन दो चीजों के लिए शक्तिकांत दास को अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, यहां आप देख सकते हो, मैनेजिंग इन्फ्लेशन, और ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से, ग्लोबल टर्मोइल था लेकिन फिर भी हमने अपने बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से टैकल किया। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है ये सेकंड सेंट्रल बैंक गवर्नर बन गए हैं इंडिया के अंदर। पहले रघुराम राजन को ये अवार्ड मिला था, अभी शक्तिकांत दास जो है वो दूसरे आरबीआई गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल सेंट्रल बैंकिंग क्या होता है, सेंट्रल बैंकिंग ने ये अवार्ड दिया है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन के अंदर इनको ये अवार्ड मिला है। सेंट्रल बैंकिंग क्या है, ये एक इकोनॉमिक रिसर्च का जर्नल है, इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक रिसर्च का जर्नल है, जिन्होंने इन्हें ये अवार्ड दिया है। मार्च 2023 में ही पब्लिकेशन में अनाउंस कर दिया था कि रघुराम इनको शक्तिकांत दास को ये अवार्ड मिलेगा। शक्तिकांत दास के बारे में जाने
तो इनका जन्म जो है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हुआ है, ठीक है। 1980 के बैच से रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं ये, तमिलनाडु कैडर के, ठीक है। मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन की तरह भी इन्होंने सर्व किया है भारत को। भारत में ये 15th फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर रहे हैं, ठीक है। और G20 के अंदर भी ये भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। ही इज सर्विंग एज द करंट एंड 25th आरबीआई गवर्नर। ये भारत के 25वें आरबीआई गवर्नर है जो एट प्रेजेंट सर्व कर रहे हैं आरबीआई को एज अ गवर्नर। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, एनपीसीआई ने रिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है, आप यहां से भी देख सकते हो। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है। इस कंपनी ने रिंग डिजिटल इंडिया डिजिटल एक क्रेडिट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन किया है ताकि जो यूपीआई प्लगइन है, यानी यूपीआई की जो सर्विसेज है स्कैन और पे करने की, वो रिंग को भी मिल सके। रिंग क्या है, एक ऐप है क्रेडिट की। पे एंड ऑफर यानी कि स्कैन एंड पे का ऑप्शन अब रिंग क्रेडिट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी होगा क्योंकि वो एनपीसीआई के साथ जुड़ गया है। एनपीसीआई क्या है, एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत के अंदर डिजिटल क्रांति की दुनिया के अंदर बहुत रिवोल्यूशनराइज तरीके से भारत के अंदर डिजिटल बैंकिंग को इनहेंस किया है। रुपे कार्ड हो गया, नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो गया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गई, ये सारी की सारी सुविधाएं एनपीसीआई ने ही जारी की है, ठीक है। तो एनपीसीआई ने अब रिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी ये स्कैन एंड पे का ऑप्शन जो है वो अलाउ करवा दिया है। इसमें की हाइलाइट्स की बातें करें तो रिंग ऐप जो है वो वन स्टॉप इंटीग्रेटेड पेमेंट एंड क्रेडिट सॉल्यूशन बन जाएगा, जहां पे कस्टमर जैसे भाई सीधा आप गूगल पे यूज करते हो ना, बिल्कुल इसी तरीके से अब रिंग के जितने भी कस्टमर्स हैं वो भी उस तरीके की फैसिलिटी को यूज करेंगे, ठीक है। स्कैन करेंगे और पे करेंगे, आपको कोई अलग से ऐसे कोड वगैरह भरने की जरूरत नहीं होगी। स्कैन करो और पे करो, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आप लोगों की डिजिटल बैंकिंग इनहांस होगी, तो ये सब चीजें यहाँ पे हुआ। एनपीसीआई के बारे में बात करें तो 2008 में इसका फाउंडेशन हुआ है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ दिलीप एसबे हैं। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिटेल पेमेंट्स को ऑपरेट किया है, रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट किया है। जो आरबीआई है वो इसको रेगुलेट करता है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ठीक है। पूरा एक्ट में लिख देती हूं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। इस एक्ट के तहत आरबीआई जो है जितनी भी रिटेल पेमेंट होती है, 2007 का एक कानून है, जितनी भी पेमेंट्स होती है रिटेल पेमेंट, जैसे आप गूगल पे, फोन पे, जितने भी पे चलाते हैं, उनके माध्यम से जितनी भी पेमेंट्स हो रही है उन सभी को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। ये इनिशिएटिव किस किस का है, एनपीसीआई किस किस का इनिशिएटिव है, आरबीआई का है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का है, ठीक है। इस कानून के तहत ये सारा काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है एनपीसीआई का इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने, जिसमें भारत के बड़े बड़े बैंक्स एसोसिएट कर रहे हैं और आरबीआई, ठीक है, इन्होंने मिलकर एनपीसीआई को बनाया है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक ने आईवीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन जो है वो लॉन्च किया है, नाम है उसका यूपीआई 123 पे। देखो पंजाब नेशनल बैंक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसने ये इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आप बोल के एक नंबर डायल करेंगे, आप अपने सर्विस की, आप अपने जो भी बेनिफिशियरी है जो सर्विसेज लेनी है, बोल के आप अपने फोन के अंदर वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। आपको अलग से, अब आपको इंटरनेट है फोन में, धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, कोई मायने नहीं रखेगा, आप बोल के नंबर बोलोगे, डायल होगा। जिस तरीके से हम अपने फोन की डिटेल पता कर लेते हैं ना, कितने इसमें कौन सा पैक है, अभी कितना बचा है पैसा, ये सारी चीजें, सारी की सारी सर्विसेज, और पैसा इधर से उधर भेजना, आप एक नंबर डायल करेंगे और उस नंबर से ही आपके सारे काम हो जाएंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक ने ये काम किया है और इस सॉल्यूशन को नाम दिया है यूपीआई 123 पे, ठीक है। डिजिटल पेमेंट विजन 2025 का पूरा करने के लिए भारत के अलग अलग बैंक इस तरीके की सर्विसेज को लेके आ रहे हैं जो कैशलेस और कार्डलेस होगी, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है। यूपीआई 123 पे क्या है, ये जो यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये 24 आवर पेमेंट चैनल होता है जहां पे कस्टमर जो है फास्ट, एनक्रिप्टेड और रियल टाइम पेमेंट्स कर सकते हो। यूपीआई से क्या होता है, यूपीआई आईडी का यूज किया और पैसा तुरंत एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मतलब फास्ट है, एनक्रिप्टेड है और रियल टाइम पेमेंट्स पहुंचती है। ये जो सॉल्यूशन है ये आप स्मार्टफोन्स के माध्यम से करते थे,
अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो यूएसएसडी सर्विसेज का यूज करके करते थे भाई, #99 वो करते थे ना हम, स्टार, वो यूएसएसडी। ठीक है, इसके माध्यम से मतलब सामान इधर से उधर, पैसा इधर से उधर जाता था। यूपीआई 123 पे इन्हीं सर्विसेज में कुछ और सर्विस एक्सटेंड करता है। क्या करता है? इट वुड एक्सटेंड फंक्शनैलिटी एंड फैसिलिटेट द फीचर ऑफ एनी फोन यूजर। आपके पास कोई भी फोन है, जरूरी नहीं है एंड्रॉयड है, स्मार्टफोन है, कैसा भी आपके पास फोन है, या लो इंटरनेट कनेक्टिविटी जोन में भी आप हो, तो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप कर सकोगे। ये क्या करेगा? ये यूपीआई से पेमेंट्स को कहीं पे भी, कहीं से भी भेज सकता है। ठीक है, नॉन पीएनबी कस्टमर्स के लिए भी ये अवेलेबल रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीआई 123 पे जो है मल्टीलिंगुअल रहेगा, सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, आप जिस भी भाषा में उसमें पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं या अपनी सर्विसेज लेना चाहते हैं, मल्टीलिंगुअल ऐप रहेगा ये। ठीक है, कस्टमर अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज के हिसाब से सारी सुविधा यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। आईडीएफसी, सिटी यूनियन बैंक और एनएसडीएल ने, इन तीनों ने मिलके ये पेमेंट सिस्टम को शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद हाउ टू यूज यूपीआई 123 पे फैसिलिटीज, फैसिलिटी को यूज कैसे करोगे? एक आईवीआर नंबर मतलब वॉइस रिस्पॉन्स नंबर आपको डायल करना है, दैट इज 9188123123। ठीक है, बोल के इस नंबर को आप लोग डायल करेंगे। नेम आपको बेनिफिशियरी का बताना है, बोल के भी कर सकते हो और टाइप करके भी। ठीक है, और ट्रांजैक्शंस को ऑथोराइज कर दोगे आपके 4 to 6 डिजिट यूपीआई पिन का यूज करके। पीएनबी की बात करें तो 19 मई 1894 को लाहौर के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर आज के दिन इसका द्वारका, दिल्ली, इंडिया में है। एमडी सीईओ इसके अतुल कुमार गोयल हैं और टैगलाइन है यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखोगे। ये यूपीआई 123 पे पीएनबी ने शुरू किया है। आरबीआई कमेटी ने अपने कस्टमर की सर्विस स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ नए रूल्स जो हैं वो बताए हैं। आरबीआई कमेटी किस लिए आई है? ताकि जो कस्टमर की जो सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर सके। ठीक है, कमेटी ने प्रपोज किया है कि जो डीआईसीजीसी स्कीम है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम है, वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स तक भी एक्सटेंड होनी चाहिए। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है या डीआईसीजीसी क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसमें क्या होता है, आप बैंक में जितना भी रुपया जमा कराते हो उस डिपॉजिट का इंश्योरेंस हो जाता है। यानी कि अगर बैंक में कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी आग लग गई या बैंक फेल हो गया, तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस जो है डीआईसीजीसी स्कीम के तहत हो गया। अब क्या कहा गया इस कमेटी ने कि जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपके यूपीआई वॉलेट्स होते हैं जहां पे आप ऑलरेडी पैसा अपना स्टोर करके रखते हो, उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो उस वो पैसे को भी डीआईसीजीसी के अंदर, जैसे बैंक में रखा पैसा आपका 5 लाख रुपया इंश्योर होता है, ऐसे ही आपको पीपीआई के अंदर भी, यानी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखा पैसा भी, आपके वॉलेट में रखा पैसा भी इंश्योर करने की जरूरत है। ऐसा अभी इन्होंने सिर्फ रिकमेंड किया है, ये बात अभी लागू हुई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अभी सिर्फ रिकमेंडेशन आई है। ये क्या प्रपोज कर रहा है कि हमको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का एक सेंट्रलाइज्ड डाटा तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए कॉमन पोर्टल बनाना पड़ेगा। मतलब पूरे भारत के जितने भी कस्टमर्स हैं, बैंकिंग कस्टमर या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कस्टमर्स हैं, उन सभी कस्टमर्स का सारी डिटेल्स एक ही कॉमन पोर्टल पे आ जाए। ठीक है, आरबीआई जो है इन सब चीजों को एग्जामाइन कर रहा है। की हाइलाइट्स इसने क्या बताया है कि जितने भी कस्टमर सर्विस रेगुलेशंस हैं उनको कंसोलिडेट कर दो, एक जगह सारी रेगुलेशंस की डिटेल्स जो है वो मिल जानी चाहिए। एक कॉमन कंप्लेंट पोर्टल जहां पे कस्टमर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है, ऐसा कॉमन पोर्टल बना दो। बैंक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन कर दो। बैंक ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या होता है? जहां पे आपकी शिकायतें ओम्बड्समैन सुनता है। डेवलप करो कस्टमर सर्विसेज को और प्रोटेक्शन इंडेक्स को। ठीक है, कस्टमर की सर्विसेज को डेवलप करो। पीरियोडिक और रेगुलर थीमेटिक स्टडीज को इनहेंस करो, कंडक्ट करो कि अब हमको इस थीम पे सारी स्टडी करनी है, अब हमको इस थीम पे सारी स्टडी करनी है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस को आउटसाइड द स्टिपुलेटेड लिमिट्स भी जो है वो आप मतलब कि करो, मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शंस को इनहेंस करो। डिजी लॉकर्स के यूज को एनकरेज करो। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है ये, डिजिटल इंडिया या ऑनलाइन टेलीफोनिक माध्यम से जितनी भी सर्विसेज होती है उनको प्रमोट करना है हमको। एटीएम इंटरफेस को स्टैंडर्डाइज करो। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन
The committee stated that RBI may also consider asking the Indian Banking Association to establish a fund. RBI जितने भी भारत के बैंक हैं, जो उनका एसोसिएशन है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, उनको कहे कि एक फंड मेंटेन करो, और उस फंड का काम क्या होगा, जो ओम्बड्समैन होगा उसको वो प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे क्या होता है, मान लो मेरी और फोन पे की लड़ाई हो गई, मुझे फोन पे की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे किसी बैंक की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अब उस प्रॉब्लम को कंपनसेट करना पड़ता है। मतलब कि अगर मैं विक्टिम हूं, अगर मेरे साथ कुछ समस्या हुई है, तो ओम्बड्समैन कुछ जुर्माना लगाएगा बैंक के ऊपर कि आपकी वजह से हमारे कस्टमर को प्रॉब्लम हुई है, तो इतना रुपया आप इसको दो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैसा सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से भी जाता है, तो वो जो फंड बनेगा, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन को कहो कि जो फंड है वो एक जगह इकट्ठा करे और वो फंड ओम्बड्समैन को दे दिया जाए, ताकि जो भी विक्टिम है उसको वो पैसा वहां से मिल जाए, बैंकों का मुंह ना ताकना पड़े कि अब आप पैसा देंगे, अब आप पैसा देंगे। तो इस तरीके का फंड बनाने की भी बात इस कमेटी ने कही है। इस कमेटी की बात करें तो अप्रैल 2022 के अंदर इसको बनाएंगे ऐसी इसकी बात कर दी थी, और इसको मई 2022 में सेटअप कर दिया था। किसकी चेयरमैनशिप में? आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर बीपी कानूंगो की चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनी थी। पूछ लिया जाता है बीपी कानूंगो कमेटी किस लिए है, पेपर में, बैंकिंग पेपर में, यूपीएससी पेपर में, एसएससी पेपर में कमेटी से क्वेश्चन आते हैं। तो बीपी कानूंगो कमेटी जो है वो ये आरबीआई की एक रिव्यू कमेटी है कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स के लिए। ये कमेटी किस लिए आई है? ताकि जो कस्टमर की सर्विस है उनकी क्वालिटी को रिव्यू करने के लिए, उनकी क्वालिटी को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, ये क्या क्या नीड्स हैं, आगे क्या क्या नीड्स हैं कस्टमर की, और बेस्ट प्रैक्टिसेस हम किस तरीके से सर्विसेज को दे सकते हैं, इन सब चीजों को ये इवेल्युएट करेगी ये कमेटी। ठीक है, तो ये कमेटी थी बीपी कानूंगो की अध्यक्षता में, जिसके बारे में हमने बात की। नाउ नेक्स्ट इज एसबीआई सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो म्यूचुअल फंड्स को रेपो ट्रांजैक्शन में कमर्शियल पेपर्स को भी पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करता है। पहले रेपो ट्रांजैक्शन आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। रेपो ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो, रीपर्चेज ट्रांजैक्शन होता है। रीपर्चेज ये वो रेपो नहीं है जिसके अंदर हम बैंक की बात करते हैं, रेपो रेट की बात नहीं कर रही मैं। रीपर्चेज ट्रांजैक्शन होता तो कुछ वैसा ही है। अब देखो क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है इनको पैसा चाहिए होता है, ठीक है, इनको पैसा चाहिए होता है। अब ये क्या करते हैं, ये अलग अलग कॉरपोरेट की सिक्योरिटीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स को, बॉन्ड को, कॉरपोरेट की सिक्योरिटी को, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को, इनको किसी के पास गिरवी रखते हैं, किसी के पास गिरवी रखते हैं कोलेट्रल की तरह, और फिर वहां से फंड उठाते हैं। अभी सेबी ने ये कह दिया कि आप कमर्शियल पेपर्स को भी, ये सब क्या है, ये फाइनेंस मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप कमर्शियल पेपर को भी एज अ कोलेट्रल यूज कर सकते हो मार्केट से फंड उठाने के लिए। इससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड को लिक्विडिटी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, और जिससे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड क्या होता है, ये तो आप समझते ही हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जब आप बैंक के पास, जब बैंक को कोई पैसा चाहिए होता है, तो बैंक क्या करता है, आपसे फंड ले लेता है, आपसे उधार ले लेता है, कस्टमर से उधार ले लेता है, और उसको एक कागज दे देता है, उसको एक पेपर दे देता है। इस पेपर को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। इस पेपर के ऊपर लिखा होता है कि इतना रुपया हमने आपसे लिया है, और इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम आपको ये इस डेट को रिटर्न कर देंगे। दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जब बैंक उधार मांग रहा है मार्केट से, जिस पीस ऑफ पेपर का यूज करके, उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल पेपर क्या होता है स्टूडेंट्स? कमर्शियल पेपर गवर्नमेंट के लोन लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड चाहिए, लोन चाहिए, डेट चाहिए, ठीक है, अगर वो 90 डेज, फॉर मैक्सिमम 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज के लिए अगर उनको लोन चाहिए, तो वो जिन पीस ऑफ पेपर का यूज करेंगे, जिस पेपर पे सारी शर्तें लिखेंगे, उसको कमर्शियल पेपर कहा जाएगा। तो अब सेबी ने ये कहा है कि म्यूचुअल फंड वाले जो है वो, अब देखो काम कैसे चलेगा। जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, उसने क्या किया हुआ है, उसने मान लीजिए सरकार को पैसा दिया हुआ है, उसने गवर्नमेंट को फंड दिया हुआ है, ठीक है, फंड दिया हुआ है, और गवर्नमेंट ने बदले में इसको कमर्शियल पेपर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कमर्शियल पेपर। आज म्यूचुअल फंड के पास पैसा था, उसने गवर्नमेंट को फंड दे दिया, और गवर्नमेंट ने बदले में सारी बातें लिख के कि मैं इतने दिन में पैसा वापस कर दूंगा, और इतने इंटरेस्ट के साथ कमर्शियल पेपर जो है म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया।
अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे की जरूरत है, सरकार ने वापस अभी तक किए नहीं है, 10वें ही दिन म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेंगे, इस कमर्शियल पेपर को एज अ कोलेट्रल कहीं रखेंगे, गिरवी की तरह कहीं रखेंगे, और वहां से पैसा उठाएंगे और कहेंगे कि मैं इस कमर्शियल पेपर को रीपरचेज कर लूंगा, रेपो रीपरचेज ट्रांजैक्शन, मैं इस कमर्शियल पेपर को रीपरचेज कर लूंगा। ये कहा है सेबी ने कि पहले आप सिर्फ गवर्नमेंट जो कंपनीज होती थी, अच्छे वाली कंपनी, उनके बॉन्ड को गिरवी की तरह यूज करते थे, कमर्शियल पेपर्स को यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आप उन कॉर्पोरेट के बॉन्ड के साथ साथ कमर्शियल पेपर को भी एज अ गिरवी यूज कर सकते हो। ऐसी बात सेबी ने म्यूचुअल फंड की कंपनी को कहा है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट के जो बॉन्ड्स हैं, डेट सिक्योरिटी है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनको आप यूज कर सकते हो। रेपो ट्रांजैक्शन क्या है, इसको रीपरचेज एग्रीमेंट कहते हैं, जहां पे जो आप कोलेट्रल देते हो, जो आप गिरवी रखते हो, वो कोलेट्रल आप वापस से रीपरचेज कर लोगे। वो कोलेट्रल आप वापस से, भाई मैंने मान लीजिए अपनी चेन जो है कहीं गिरवी रख दी, मैं उसको क्या कहूंगी कि लो ये गिरवी रख लो और मुझे इतना फंड दे दो, लेकिन मैं ये चेन वापस आके आपसे ले लूंगी जब आपका पैसा मैं वापस लौटाऊंगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, रीपरचेज और मतलब रीपरचेज एग्रीमेंट होता है कि हम जो आपको गिरवी रख रहे हैं ये सारा सामान हम वापस रीपरचेज कर लेंगे, इसमें यही होता है। ठीक है, की हाइलाइट्स क्या है, जिन कंपनीज के बॉन्ड आप मार्केट में रख रहे हैं गिरवी, अब गिरवी तो कोई अच्छी चीज ही रखते हैं ना, तो उन्हीं कंपनी के बॉन्ड्स आप मार्केट में गिरवी रख सकते हैं जिनकी रेटिंग AA है या इससे ऊंची है, AAA या AA। ठीक है, जो ये क्रेडिट रेटिंग होगी, credit rating of exposures on repo transaction for various purposes such as potential risk class, आप जिनके बॉन्ड्स को यूज कर रहे हो एज अ गिरवी, वहां पे देखेंगे वो कंपनीज कितनी रिस्की है, लिक्विडिटी रेशो क्या है उनका, ये सब चीजें देखी जाएगी। सेबी ने कह दिया है कि अब आप कमर्शियल पेपर को भी यूज कर सकते हो। सेबी की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को बना था, लेकिन स्टेट्यूटरी पावर 1992 में इसके पास आई है। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है, चेयरमैन मधाबीपुरी बुच है, फर्स्ट विमेन है जो इसकी चेयरमैन बन रही है। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कैपिटल मार्केट को, फाइनेंस मार्केट को रेगुलेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको बहुत बार बता चुकी, सेबी तो रोज मतलब हर हफ्ते रिपीट हो रहा है बार बार। उसके बाद है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI ने कुछ ड्राफ्ट इशू किया है फॉर बीमा वाहक गाइडलाइंस, बीमा वाहक के लिए। बीमा वाहक क्या होते हैं, वाहक कौन होते हैं, कैरियर, कैरियर कहते हैं इंग्लिश में कैरियर, हिंदी में वाहक। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पे मक्खी बैठी, मुझे कुछ बीमारी है, मेरे हाथ पे मक्खी बैठी, मक्खी उन जर्म्स को लेके आप तक पहुंच रही है और आपके ऊपर बैठ गई, मैं क्या कहूंगी, मक्खी कैरियर है जो जर्म्स को उड़ा के लेके जा रही है, जो जर्म्स को अपने साथ लेके जा रही है। तो ऐसे ही बीमा कैरियर, ये क्या कर रहा है IRDAI, अभी तक क्या था कि शहरों के अंदर तो बीमा इंश्योरेंस पहुंच चुका है, लेकिन गांव के अंदर, पंचायतों के अंदर अभी भी बीमा के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो जो ये बीमा वाहक है ये रूरल एरिया के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, रूरल एरिया यानी कि एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया पहुंच जाएंगे डिजिटल या मैं कहूंगी इंश्योरेंस की अवेयरनेस देने के लिए और उन लोगों को बीमा के फायदे बताने के लिए और साथ में उनका बीमा करने के लिए। जो इंश्योरेंस की कंपनी होगी वो इंश्योरेंस की कंपनी खुद बीमा वाहक को चुनेगी। भाई जैसे मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कह दिया मैं एक बीमा वाहक हूं, अब आपको फला गांव में जाना है और वहां की पंचायतों को बीमा के बारे में समझा के आना है, तो मैं कौन होगी, मैं बीमा वाहक हो गई। मुझे कोई इंश्योरेंस की कंपनी इस तरीके से अपॉइंट करेगी और मुझे पर्टिकुलर लाइसेंस मिलेगा उस चीज का IRDAI से। आप किसी बड़ी कंपनी के भी हो सकते हो और आप इंडिविजुअल वाहक भी हो सकते हो। ठीक है, कोई कंपनी आपको चुन रही है या आप इंडिविजुअल वाहक भी हो सकते हो, आप डायरेक्टली IRDAI से भी लाइसेंस ले सकते हो और आप कंपनी के माध्यम से भी लाइसेंस ले सकते हो। तो जब आप डायरेक्टली ले रहे हो तो आप इंडिविजुअल वाहक हो, जब आप कंपनी के माध्यम से ले रहे हो तो आप कॉर्पोरेट वाहक हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, ये सब बातें यहीं पे है कि पंचायतों, ग्राम पंचायतों के अंदर इंश्योरेंस को इनहेंस करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एवरी नुक एंड एवरी कॉर्नर तक ये फैसिलिटीज पहुंच जाएगी। कॉर्पोरेट बीमा वाहक और इंडिविजुअल बीमा वाहक जो है वो इन गाइडलाइंस, उनके बारे में गाइडलाइंस जो है वो प्रपोज की है। ये क्या करेंगे, ये कौन है, ये लीगल पर्सन है जिनको अपॉइंट करेंगे इंश्योरर। इंश्योरर कौन है, इंश्योरेंस की कंपनीज, और फिर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। कोई भी पर्सन जिनको इंश्योरर अपॉइंट कर रहे हैं
या कॉर्पोरेट बीमा वाहक हैं या इंडिविजुअल बीमा वाहक, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, कितने लोगों ने कितना बीमा खरीदा हुआ है, कौन सा बीमा खरीदा हुआ है, क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो सब चीजें। और गांव में जाके सारी बातें कि वो जो पैसा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज में ही, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज में तो नहीं लग रहा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज को भी ये करेंगे। IRDAI की बात करें तो 1999 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, चेयरपर्सन देबासीस पांडा है। IRDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के साथ रेगुलेट कर, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने का टास्क दिया हुआ है, ये IRDAI है। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बैंक निफ्टी का सेटलमेंट थर्सडे से फ्राइडे तक शिफ्ट कर दिया है। पहले आप फ्यूचर को समझें और ऑप्शंस को समझें। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, जैसे आज की डेट में किसी का शेयर की कीमत मान लीजिए 500 रुपीज है। आज डेट कितनी है, आज डेट है आपकी आई थिंक 19 जून है, आई थिंक 19 जून है, 19 जून 2023 आज डेट है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूं, मैं आने वाले समय के लिए मैं कह रही हूं कि मैं 19 जून जुलाई अगस्त, मैं 19 अगस्त 2023 को ये जो शेयर है फला कंपनी से 1000 रुपए का खरीद लूंगी। मैंने क्या किया, फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट आज ही प्री डिसाइडेड रेट पे ही फिक्स कर दी। अब मार्केट में अगर उस शेयर की कीमत 700 रुपए है तो भी मुझे वो 1000 में लेना पड़ेगा, और अगर उस शेयर की कीमत 1200 रुपए है तो भी मुझे वो 1000 में मिलेगा। दिस इज फ्यूचर। फ्यूचर के बाद होता है ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है कि आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, आपके पास अधिकार तो आ गया उसको खरीदने या बेचने का, भविष्य में आज ही डिसाइड कर दोगे, भविष्य में खरीदने या बेचने का ऑप्शन तो आ गया, मतलब आप खरीद या बेच तो सकते हो, बट आप ऑब्लाइज नहीं हो, आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप मानोगे ही मानोगे। आप मना कर सकते हो, भाई मार्केट में 700 का है, मैं ये 1000 का नहीं खरीदूंगी, पहले मैंने कहा था, मुझे लग रहा था ये इतने का हो जाएगा, पर अब नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगी। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होता है, आपके पास अधिकार आ जाता है लेकिन आप ऑब्लाइज्ड नहीं हो वो डील क्रैक करने के लिए। तो फ्यूचर और ऑप्शन इन सब के लिए डे फाइनल होता है। जैसे आप देखिए कि शेयर मार्केट के अंदर ऐसे होता है ना कि इतने से इतने बजे तक ही शेयर मार्केट खुलेगी, है ना, इस डे को शेयर मार्केट बंद रहेगी, वीकेंड्स पे बंद रहेगी, ऐसे ही इनके लिए डे डिसाइड होते हैं। पहले क्या होता था, हर थर्सडे को एक्सपायरी डेट मानते थे। ठीक है, थर्सडे को एक्सपायरी डेट, भाई मान लीजिए मुझे 19 अगस्त 2023 तक का मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, 19 जून को खड़े होके मैंने 19 अगस्त 2023, तो इस दिन मतलब कि मेरी जो भी डील्स हैं वो थर्सडे को फाइनलाइज होती थी, कि तो उस थर्सडे को, इस अगस्त के महीने में जो थर्सडे आएगा वहां तक के लिए आप ही कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब इसको थर्सडे को करके एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, फ्राइडे तक के लिए इसको शिफ्ट कर दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जैसे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने स्टॉक्स को एक्सचेंज कर सकते हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है निफ्टी नाम का इंडेक्स जारी करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी नाम का इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, निफ्टी 50 जिसमें टॉप 50 कंपनीज के शेयरों के उतार चढ़ाव के बारे में बताया जाता है। ऐसे ही इसका एक और इंडेक्स है जिसको कहते हैं बैंक निफ्टी। इसके अंदर क्या होते हैं, 12 जो कैपिटलाइज्ड बैंक हैं, बड़े बड़े बैंक जो हैं, 12 इंडिया के जो मोस्ट कैपिटलाइज्ड बैंक हैं, उनको उनके स्टॉक्स इसमें होते हैं, और उन स्टॉक्स के अंदर क्या उतार क्या चढ़ाव आ रहा है, और उनके अंदर जो फ्यूचर है या ऑप्शंस है उनकी डीलिंग जो थर्सडे को होती थी अब वो फ्राइडे तक शिफ्ट कर दी है। ऐसी जो बातें हैं वो 14 जुलाई 2023 से इफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो पहला फ्राइडे होता है वो 14 जुलाई 2023 को अब एक्सपायर, मतलब कि अब 14 जुलाई 2023 से थर्सडे की जगह फ्राइडे को आपकी डील्स एक्सपायर हुआ करेंगी। ठीक है, पहले थर्सडे था अब उसको रिवाइज करके फ्राइडे कर दिया है। ठीक, और इसमें लॉट साइज को भी डिक्रीज किया है। लॉट साइज क्या होता है कि आप एक बार में कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हो। ठीक है, आप एक बार में कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हो। तो लॉट साइज फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सेंसेक्स है उसके अंदर 15 से 10 कर दिया, 15 से घटा के 10 कर दिया। सेंसेक्स क्या है, सेंसिटिव इंडेक्स, जिसके अंदर टॉप की 30 कंपनीज के शेयर जो हैं वो जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। ऐसे ही जो बैंकेक्स इंडेक्स है,
बैंकेक्स एक इंडेक्स है, वहां पे भी लॉट साइज 20 से रिड्यूस करके 15 कर दिया है। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद बैंक निफ्टी है क्या? ये एक इंडेक्स है जो मोस्ट लिक्विड और लार्ज कैपिटलाइज्ड इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स को बताता है। इसमें 12 स्टॉक्स हैं। बड़े बड़े बात करें तो HDFC बैंक लिमिटेड है, ICICI बैंक लिमिटेड है, एक्सिस बैंक लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब मिलके जो है बैंक निफ्टी बना रहे हैं, जिसमें 12 मोस्ट लिक्विड और मोस्ट कैपिटलाइज्ड बैंक्स का ब्यौरा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, MD CEO आशीष कुमार छुआ है। ठीक है, उसके बाद जो अपनी लास्ट न्यूज है दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डील साइन की है $130 मिलियन के लोन एग्रीमेंट की हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये डील साइन की है, यहाँ पे यही बताया गया है। इससे क्या होगा? सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन, वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन की फैसिलिटी, इन सबको इंप्रूव किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, ताकि फार्मर्स का जो एग्री बिजनेस है हॉर्टिकल्चर की दुनिया में वो इंप्रूव हो सके। जो सिग्नेटरी है वो कौन है? रजत कुमार मिश्रा एडिशनल सेक्रेटरी हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। और वहां पे टोक्यो कोनिंगशी, ठीक है, जो डायरेक्टर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, टोक्यो कोनिंगशी ये डायरेक्टर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में। इस वक्त इनके बीच में डील हुई है। प्रोजेक्ट क्या है? ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो 200 हेक्टेयर की जमीन पे 200 हेक्टेयर की जमीन पे जो हॉर्टिकल्चर है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। इसके अंदर डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज को नए नए ड्राफ्ट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश के कवर किए जाएंगे, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौरा, सोलन और ऊना। ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे और जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट कुछ ऑप्शंस भी लेके आए जाएंगे ताकि क्लाइमेट की वजह से आपकी फसलें खराब ना हो। ऑन फार्म इरिगेशन, आपके खेतों के अंदर ही इरिगेशन की सुविधा को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 6000 हेक्टेयर की जो फार्मलैंड है उसको रिहैबिलिटेट करने की बातें की जा रही है। प्रोजेक्ट मतलब एक अच्छा इकोसिस्टम देगा हॉर्टिकल्चर की दुनिया में। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैपिटल है शिमला, ठीक है, समर के अंदर, और विंटर में धर्मशाला। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे दरंग घाटी सेंचुरी, कनवार सेंचुरी, रूपी भावा सेंचुरी। ठीक है, इतनी बातें हिमाचल प्रदेश के बारे में। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में 1966 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर इनका फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट जो है वो है इसके मसत सुगु असाकावा। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है तो। मेंबरशिप है 68 कंट्रीज की। तो ये सारी न्यूज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस की। आई होप आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है इन सेशन से। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, एक तो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बताना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। दूसरा आपको ये बताना है पंजाब नेशनल बैंक की फाउंडेशन डेट क्या है, फाउंडेशन डेट क्या है, और इसकी टैगलाइन बतानी है। ठीक है, इसकी टैगलाइन बतानी है आपको। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आई होप आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। इंतजार रहेगा मुझे आपके आंसर्स का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।